नमस्कार, नॉकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बातचीत हो रही है ईवीएम की। बंगाल में एक ईवीएम पकड़ी गई है, एक कैंडिडेट के पास से पकड़ी गई है। उस पर बहुत सारे बयान आ रहे हैं, किसका दोष है क्या, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम के हैकिंग के आरोप नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। सारी पार्टियाँ कभी ना कभी ईवीएम की हैकिंग के आरोप लगा चुकी हैं। खुद बीजेपी ने इस मसले को सबसे पहले उठाया था। अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव में भी बीजेपी ने इस मसले को उठाया। विपक्षी पार्टियां भी इस मसले को उठाती रही हैं। लेकिन जब ईवीएम को चेक करने के लिए उसके लिए कोई चैलेंज देता है चुनाव आयोग, कोई हैकाथन होता है, तो कोई भी पार्टी आगे नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्या वजह है? क्या वो झूठ बोलती हैं, बहानेबाजी करती हैं और हार को छिपाने के लिए, झेप मिटाने के लिए ईवीएम का रोना रोती हैं, या सचमुच ईवीएम एक ऐसी समस्या है जिसको वो एक्सपोज नहीं कर सकते लेकिन है? इस सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। मैंने आपको संक्षेप में बता दिया कि सारी की सारी पार्टियां इस पे बातचीत करती रही हैं। जीवीएल नरसिंह राव ने एक बाकायदा किताब लिखी थी और उस किताब का जो नाम था वो ये कहा था, वो था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और क्या ईवीएम सुरक्षित है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सुरक्षित है, ये उसका नाम था। किताब का इंग्लिश में नाम बता देता हूँ। इंग्लिश में नाम था कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किताब का नाम था। आडवाणी जी ने, जो बीजेपी के उस वक़्त धांसू नेता थे या नंबर 1 नेता कहें, उन्होंने बाकायदा इसका जो प्रीफेस होता है वो लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये हमारी ईवीएम है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहाँ मुकदमा लड़ा गया। इसके अलावा समय समय पे अभी कर्नाटक के चुनाव में येदियुरप्पा साहब ने जो है वो कहा कि ईवीएम पकड़ी गई हैं। गुजरात के चुनाव में ईवीएम मिली थी और बाद में चुनाव आयोग ने जो बयान दिया गुजरात के चुनाव में, उसमें उन्होंने कहा कि ये ईवीएम मशीन जो मिली हैं, ये ईवीएम मशीन हमारी नहीं है। कर्नाटक में जब येदियुरप्पा साहब ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो चुनाव अधिकारी का बयान था कि ये ईवीएम हमारी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। कुल मिला के इससे अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको लेके चलूँगा ईवीएम के इतिहास पे, फिर मैं बताऊंगा कि हैकाथॉन क्यों नहीं जीत पाते हैं और क्यों उसके लिए पार्टियां आगे नहीं आती हैं। आखिर कहानी क्या है? तो सबसे पहले चलते हैं 2005 में, जब एक ग्रुप ने ईवीएम मशीन जो है उसकी हैकिंग सबसे पहले करके दिखाई थी। ये ग्रुप जो था, इसका नाम था ब्लैक बॉक्स वोटिंग। ब्लैक बॉक्स वोटिंग नाम का एक ग्रुप था। 2005 में उसने की हैकिंग, और हैकिंग ऐसे वैसे नहीं की। उसने एक लियोन काउंटी में अमेरिका के एक मॉक चुनाव आयोजित किया और उस मॉक चुनाव में आएंगे भारत के बारे में भी आएंगे। उस मॉक चुनाव में उन्होंने बताया कि किस तरह से ईवीएम से गड़बड़ी की जा सकती है। इसके बाद एडवर्ड फेल्टन है, अगर आप गूगल करेंगे, प्रोफेसर एडवर्ड फेल्टन, बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटर की दुनिया का, और वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे अमेरिका में। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनकी एक अथॉरिटी है, अमेरिका की सिक्योरिटी की जो तैयारियां होती हैं उसको लेके वो अमेरिकन की सरकार के सलाहकार हैं। वो साइबर एक्सपर्ट हैं। साइबर एक्सपर्ट क्या, साइबर कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े पुरोधा हैं। वो जावा से लेके सब कुछ के बीच में जितने सिक्योरिटी की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं उनकी सब नॉलेज है। उन्होंने ये दावा किया, उनका पूरा जो स्टेटमेंट है, जो टेस्टिमनी है उनकी, उसकी भी नीचे एक लिंक लगाऊंगा, उसमें आप पढ़िए। उन्होंने ये दावा किया कि ईवीएम हैक हो सकती है। लेकिन ये 2 अमेरिकन ईवीएम की बात है, आपकी इस पे आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन एक इतिहास बताना था ईवीएम हैकिंग का, इसलिए इसका जिक्र किया। ये भारत से अलग चीज़ें हैं, वहाँ की मशीनें भी अलग होती हैं, वहाँ पे
हो सकता है कि वो कनेक्टेड हो, क्योंकि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि नहीं वो वहाँ पे यूएसबी पोर्ट के कारण शायद ऐसा होता है। लेकिन 2009 में नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत सरकार हैकाथॉन आयोजित किया। हैकाथॉन में उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को कहा कि हिम्मत है तो ईवीएम हमारी हैक करके दिखाओ। बीजेपी उससे पहले ईवीएम पर सवाल उठा रही थी और कह रही थी कि जो ईवीएम का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। उस पूरे कैंपेन के बीच में मिशिगन यूनिवर्सिटी में इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और एक हैकेबल ईवीएम उन्होंने बताई कि बन सकती है। उस हैकेबल ईवीएम में क्या था? हैकेबल ईवीएम में आप बीजेपी को वोट डालेंगे या कांग्रेस को वोट डालेंगे या ABCD जिसको वोट डालेंगे, आपकी आंखों के सामने वोट उसी को जाएगा। वीवीपैट में पर्ची भी उसकी निकलेगी। लेकिन जब आप काउंटिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ उस काउंटिंग मशीन में क्या करते हैं, वो एक नंबर फीड करते हैं, तो उसके बाद रिजल्ट आ जाते हैं। तो जब आप काउंटिंग के लिए रिजल्ट निकालेंगे तो वो रिजल्ट आएंगे जो SMS के ज़रिए उस मशीन में डाले गए हैं, यानी उसका डिस्प्ले हैक हो जाएगा। ये उनका कहना था कि हम डिस्प्ले हैक करेंगे, बाद में भी आप डाटा निकालेंगे, अगर जांच करेंगे काउंटिंग के बाद में, तब भी उसके अंदर वही डाटा निकलेगा जो वोट पड़े हैं। लेकिन उतने समय के लिए वो SMS के जरिए डिस्प्ले हैक कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कि हमारी जो भारत की चुनाव मशीन है उसको तो खोला ही नहीं जा सकता, उसके अंदर भी नहीं जाया जा सकता, तो वो हैकिंग तो संभव ही नहीं है डिस्प्ले हैकिंग की। आपकी बात जायज़ है, लेकिन आगे का वीडियो देखे बगैर कोई नतीजा मत निकालिए। इस मिशिगन यूनिवर्सिटी की जो खबर है, मैं BBC की लिंक लगा दे रहा हूँ, उसके बाद में ये भारत के चुनाव आयोग का मामला था। उसके बाद में और भी बहुत सारी चुनौतियाँ ईवीएम मशीन को लेकर आईं। दिल्ली की विधानसभा में सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने एक मॉडल बना के दिखाया जिसमें ईवीएम हैक की जा सकती थी। बहुत सारे लोगों ने इस अवेयरनेस के लिए जगह जगह अभियान चलाया और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2005 या 6 के आसपास, बल्कि 2009 में शायद अडवाणी जी जब अभियान चला रहे थे ईवीएम के खिलाफ और बीजेपी अभियान चला रही थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट अलग अलग स्टूडियोज़ में जाके ईवीएम हैक करके दिखा रहे थे कंप्यूटर पे कि इस तरह से प्रोग्रामिंग हो सकती है ईवीएम को हैक करने की। आगे मैं आपको, हाँ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वालों ने ये बताया कि आप ईवीएम के अंदर चिप के अंदर एक ऐसा मॉलवेयर लगा सकते हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप ही अंदर अंदर खेल करती रहेगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। खैर, इस सारे खेल के बीच में आपको पता चलता है कि गुजरात में जो ईवीएम मशीन मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया, और चुनाव आयोग कहता है वो हमारी ईवीएम मशीन नहीं है। कर्नाटक में मिलती है, चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, वो चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन नहीं है। तो एक सवाल, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग का सिस्टम तो फुल प्रूफ है। वो जिस तरह के अंदर पेपर सील लगाते हैं, दूसरी चीज़ें लगाते हैं, मॉक टेस्टिंग कराते हैं, उसमें गुंजाइश गड़बड़ी की तो हो नहीं सकती। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो नकली ईवीएम है, जो चुनाव आयोग कह रहा है हमारी नहीं है और बरामद होती है, जो येडियुरप्पा साहब को जब शिकायत उठाते हैं तो कहा जाता है बकवास है क्योंकि हमारी कोई मशीन गायब नहीं है। तो हर तरफ से जब ये मशीनें निकल के आ रही हैं तो एक बहुत मासूम सी सोच का व्यक्ति भी समझ सकता है कि भाई इतनी मशीनें अगर मार्केट में आ रही हैं तो किस लिए आ रही हैं, इन मशीनों का क्या होगा, ये डुप्लीकेट मशीनें किस काम आएंगी। माना कि चुनाव आयोग की जो ईवीएम है वो नहीं हैकेबल है, हम मानते हैं कि देश की ईवीएम हैक नहीं हो सकती। हालांकि बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, जैसे कि चुनाव आयोग को खुद नहीं पता कि उसकी चिप के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। मैं आऊँगा इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या कंट्रोवर्सी हो सकती है, वो भी मेरे दिमाग में अभी आया, मैं उसको इसके बाद एड्रेस करूँगा। तो वो जो नकली वाली मशीन है ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही हैं? क्या ये नकली जो ईवीएम मशीन है ये मिशिगन यूनिवर्सिटी के स्क्रीन जो हैक करने वाला तरीका है उससे नहीं बनाई जा सकती? क्या ये नकली ईवीएम उस तरह के सॉफ्टवेयर से तैयार नहीं की जा सकती जिसका कि सौरभ भारद्वाज ने जिक्र किया? क्या ये नकली ईवीएम किसी तरीके से वोटिंग के प्रोसेस में प्लांट नहीं की जा सकती? आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है, मानता हूँ, लेकिन सुरक्षा के बीच ही तो जाके सेंध लगाते हैं अपराधी। अगर कोई अपराध कर रहा है तो वो आपके कानून के रास्ते से तो चलेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तोड़ निकालेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ ना कुछ तरीका उसको पता होगा कि किस तरह से इसके अंदर हम
सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से घुस सकते हैं, ये इस देश के सिस्टम को सोचना पड़ेगा, चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। लेकिन ईवीएम हैक नहीं हो सकती ये कहना तो गलत है। हाँ, मेजॉरिटी में ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन जो माइनॉरिटी में ईवीएम है वो तो खेल कर सकती है। देवबंद में अगर बीजेपी जीत जाती है तो कोई ना कोई सवाल उठने वाली चीज़ तो है। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि जिस तरह की खबरें आती हैं कि उसने कांग्रेस का बटन दबाया तो बीजेपी की बत्ती जल गई, ऐसी मूर्खतापूर्ण हैकिंग दुनिया में कोई नहीं करेगा। कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण हैकिंग भी नहीं करेगा कि वोट कांग्रेस को डाला और बीजेपी की पर्ची निकल आई, क्योंकि इसमें पकड़े जाने का खतरा है। और ऐसी मुसीबत कोई मोल नहीं लेगा, क्योंकि किसी देश के सरकार पे फर्जीवाड़ा करके कब्जा करना छोटी मोटी सज़ा नहीं, फांसी हो सकती है। इसलिए इस तरह की कम से कम गड़बड़ियाँ कोई चुनाव में नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं गड़बड़ी के पीछे की हिस्ट्री पे, और कुछ लोग इस तरह का मानते हैं। आप मुझे इसे मेरी ओपिनियन मत मानिए। उन लोगों का मानना ये है कि वीवीपैट जो है उसके ज़रिए ईवीएम में धांधली हो सकती है, क्योंकि ये वीवीपैट मशीन जो है ये बाहर से तार के ज़रिए ईवीएम से अटैच की जा रही है। अभी तक ईवीएम की ये प्रतिष्ठा थी कि उसको कहीं से छुआ नहीं जा सकता था, उसके अंदर कोई वायरलेस कनेक्शन नहीं होता था और उसके अंदर कोई प्लग नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन अब जो है ये वीवीपैट पहली चीज़ होगी जो बाहर से लग रही है। कन्नन गोपीनाथ आईएएस अधिकारी थे केरल में, केरल कैडर के। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो लगातार इस देश में डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन चला रहे हैं। और उनका कहना ये है कि मैं अलग अलग समय पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुका हूं चुनाव की, इसलिए मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो वीवीपैट मशीन है ये धांधली की जड़ है। थोड़ा सा कड़ी से कड़ी जोड़ें तो वीवीपैट को लाने की वकालत तब से शुरू हो गई थी जब पहली बार बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करती है। आप ये कह सकते हैं, और आप जायज़ कहेंगे, कि वीवीपैट को तो धांधली रोकने के लिए लाया गया, और जाहिर बात है उसे यही कह के लाया गया। लेकिन उसके बाद जब वीवीपैट आती है तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। इसी बीच 2016 में सत्ता में आने के 2 साल बाद ही बीजेपी ईवीएम में एक बड़ा बदलाव करना चाहती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 कंपनियां हैं भारत सरकार की जो ईवीएम बनाती हैं, ईवीएम की चिप बनाती हैं, सरकारी कंपनियां हैं और इन कंपनियों की अपनी प्रतिष्ठा है। हालांकि इसमें जो कंपनी का जो चिप है और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो जापान से आता है वो चिप, और जापान वाले जो विदेशी हैं वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या डाला हुआ है उन्होंने वो किसी को नहीं पता है, उन्होंने भी नहीं बताया है, और हमारे चुनाव आयोग ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की तो कोडिंग है तो क्या है उसके अंदर। खैर, उन दोनों कंपनियों से लेकर वो काम जो था ईवीएम बनाने का वो प्राइवेट कंपनी को देने की कोशिश हुई, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने रोक दिया, तो वो मामला रुक गया। वरना प्राइवेट कंपनियां ईवीएम मशीन बना रही होती, और वो क्या बनाती क्या लगाती, मैं आपको सिर्फ इतना उदाहरण देना चाहता हूँ कि वाईफाई और ब्लूटूथ को जोड़ने के लिए आपको एक चने की दाल के बराबर चिप चाहिए, सिर्फ इतना सा सर्किट होता है। अगर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए तो आमतौर पर जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं या जो लोग घर में ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं वो 20 रुपये की चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर मिल जाती है। उसका आकार ये 54 या 58 से बड़ा नहीं होता है, और जब उसको आप इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पर बनाएंगे तो चने की दाल से भी छोटा हो जाएगा। या आपका जो ये जो फास्टैग होता है उसके बीच में छोटी सी चिप लगी होती है, उतनी चिप काफ़ी है। तो प्राइवेट कंपनियां जब बनाई तो ये हो सकता था, लेकिन ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी संख्या में इस देश में नकली ईवीएम मशीन घूम रही हों और उनके ज़रिए नतीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा हो। निष्कर्ष ये है धांधली संभव है। निष्कर्ष ये भी है कि उस धांधली को कोई भी पार्टी इसलिए चैलेंज नहीं कर पाती है कि जब वो हैकाथॉन में जाएगी या चुनाव आयोग के सामने जाएगी तो उसको असली मशीनों का मुकाबला होगा, असली मशीनों को उसको चुनौती देनी पड़ेगी, ना कि नकली मशीन को, और जाहिर बात है वो सिद्ध नहीं कर पाएगी। इसीलिए शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैकाथॉन के नाम पे भाग जाती हैं, और कुछ पार्टियों को चुनाव आयोग का सम्मान रखने के लिए उसमें पार्टिसिपेट कराया जाता है जो हार जाती हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट आप करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया है और वो ग्रे कलर का दिख रहा है
तो इसका मतलब चैनल सब्सक्राइब्ड है। कि दोबारा उसको दबा के आप लाल मत कर दीजिएगा, क्योंकि उस चक्कर में होगा ये कि जो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर वो आपके दबाने से लाल हो जाता है तो उसको दोबारा दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।